फर्स्ट यूनिट व्हेन यू स्टार्ट योर रिवीजन फॉर द मॉडर्न, देन इसको कुछ यूनिट्स में डिवाइड करके पढ़ना है. फर्स्ट यूनिट यू डू दैट द स्टार्ट फ्रॉम द लेटर मुगल्स. ये जब लेटर मुगल्स की बात करेंगे तो ब्रीफली यू गो थ्रू कि कौन कौन से रूलर्स आते हैं, इनका एक बेसिक रूलर्स का नाम, और उनके लिए कुछ सरनेम यदि यूज करते हैं तो उसको यहाँ से करो, सरनेम्स. फॉर एग्जांपल जैसे लेटर मुगल्स की बात करेंगे तो व्हाट इज द पीरियड कि 1707 के ऑनवर्ड्स जो भी लोग आए वो लेटर मुगल्स के नाम से जाने जाते हैं, लेटर मुगल्स. तो लेटर मुगल्स में औरंगजेब के बाद वार ऑफ सक्सेशन शुरू हुआ, तो बहादुर शाह, जहांगीर शाह, फारूक सियार, मोहम्मद शाह, ये सारे कुछ लोग थे जिनको हम लोग लेटर मुगल्स के नाम से टैग करते हैं. तो ये पहला पॉइंट करोगे. देन लेटर मुगल्स में आप क्या करेंगे कि कॉजेज फॉर द डिक्लाइन, causes for the decline, causes for the decline कि what are the factors responsible for the decline of this Mughal empire, ये फोर्थ पार्ट है. एंड देन एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस, यहाँ से शुरू करो, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस. ठीक, अपना what should be the tone of your preparation. first thing you do this one, रूलर्स है, सरनेम है, देन द लेटर मुगल्स एंड द कॉजेज फॉर द डिक्लाइन, एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस. यहाँ तक आप एक यूनिट बनाओ. देन द यूनिट नंबर टू प्राइमरीली यू फोकस ऑन द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस. और अंडर दिस एडवेंट ऑफ यूरोपियन, that is British colonialism, British colonialism. ठीक है, इसको आप इसको कवर करेंगे. सो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस में यू जस्ट फाइंड आउट हियर कि व्हाट आर द सीक्वेंस ऑफ देयर एडवेंट, दैट इज सीक्वेंस ऑफ एडवेंट. सीक्वेंस ऑफ एडवेंट करने का मतलब कि दैट कौन कौन से लोग आए, लाइक फॉर एग्जांपल द फ्रेंच, डच, आर्मेनियंस, है ना, ऑल दिस. ना यहाँ पर जब एडवेंट ऑफ यूरोपियंस की बात करेंगे सो एक हैंड में ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म, दूसरे हैंड में आप थोड़ा रीजनल पावर्स के बारे में पढ़ेंगे, रीजनल कॉन्टेम्प्रेरी पावर्स, कि जब उस टाइम पे कौन कौन से रीजनल कॉन्टेम्प्रेरी पावर्स थे. और इस रीजनल कॉन्टेम्प्रेरी पावर्स में दैट इज द इम्पॉर्टेंट रूलर्स like Mysore, Marathas, Nizams, right? Then Afghan. तो ये सारे एक हैंड में जो साइड में जो पेरिफेरल पावर्स है, रीजनल के साथ साथ आप ये बोल सकते हैं पेरिफेरल पावर्स. इसका एक ब्रीफ लिस्ट बना, देयर शैल बी ए ब्रीफ लिस्ट, राइट, ब्रीफ लिस्ट, बहुत ज़्यादा नहीं, कि दैट इज कॉल्ड, जब ब्रिटिशर्स आने लगे सो दैट इज एंग्लो मैसूर वार्स हुए, तो कितने एंग्लो मैसूर वार हुए एंड हु इज द रूलर एंड हु इज द ट्रीटी. इस तरह से एक टेबुलर फॉर्मेट में इसको याद करो, राइट. सो व्हाट शुड बी वे दैट यू प्रिपेयर सम टेबुलर फॉर्म, टेबुलर नोट. ये आपका पहला होना चाहिए तरीका कि दैट एडवेंट ऑफ यूरोपियंस. सो अंडर दिस एडवेंट ऑफ यूरोपियंस ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म पे फोकस करेंगे, एंड ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के साथ साथ रीजनल एंड पेरिफेरल पावर्स पे ध्यान देंगे कि दैट क्या है. और यहाँ बहुत कॉम्प्रिहेंसिव नहीं, देयर शैल बी ए क्रिस्पी टेबुलर फॉर्मेट ऑफ द नोट्स. उसके बाद जो सेकेंड कॉम्पोनेंट आप बात करोगे यहाँ पर, फोकस ऑन मेनली द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट या फिर ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म, ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म. सो पहला पॉइंट, द पॉलिसीज. द फर्स्ट पॉइंट इज द पॉलिसीज. तो पॉलिसीज में जो फर्स्ट द फेजेस है
मैंने क्या बताया था, स्टार्टिंग विथ व्हाट, द पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस. Second point, then subordinate isolation. Subordinate isolation. And फिर after 1857 subordinate union. Subordinate union. ठीक है. So ये colonialism की policies हैं. And what is the colonialism? It is a what? Colonialism and imperialism, दो तीन टर्म यूज करेंगे. सो ब्रिटिश कोलोनियलिज्म का फर्स्ट पार्ट क्या होगा, द पॉलिसीज, कि द पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस, सबऑर्डिनेट आइसोलेशन एंड सबऑर्डिनेट यूनियन. जैसे स्टार्टिंग में द 1765 इलाहाबाद ट्रीटी, एंड देन द ब्रिटिश की पॉलिसी शुरू हो गई, द रेगुलेटिंग एक्ट शुरू हो गया, देन वेरियस द गवर्नर जनरल्स वर कम, एंड उन्होंने सबसे पहले क्या क्रिएट किए, रिंग फेंस को परस्यू किया. दैट इज फर्स्ट फेज में, द फेज 1, क्रिएटिंग ए बफर स्टेट. क्रिएटिंग ए बफर स्टेट. तो ये है पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस. तो इसी बफर स्टेट के कॉन्सेप्ट में आप क्या पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड एंग्लो मैसूर वार हुआ. एंग्लो मैसूर वार. फिर दैट इज कॉल्ड एंग्लो मराठास. ठीक, ये दो फॉर्मिडेबल पावर्स थे. तो इस तरह से ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, उन्होंने अपने बफर स्टेट्स बनाए, माने एक सेफ्टी कर्व बनाया, वी कैन कॉल कि एक सेफ्टी कर्व बनाया, सेफ्टी कर्व और सेफ्टी सील्ड बनाया. एंड धीरे धीरे जब ये हासिल होते चला गया, देन दे परस्यू द सेकेंड पॉलिसी, दैट इज कॉल्ड सबऑर्डिनेट आइसोलेशन. द सेकेंड फेज, दैट इज सबऑर्डिनेट आइसोलेशन. So under this subordinate isolations, what they did? So they did basically various pursuance of the policies. So that is called the various tactics they had used. So what are the various tactics? That is called, first is the subsidiary alliance. Subsidiary alliance. Number 2, doctrine of lapse. Doctrine of lapse. Number 3, doctrine of, है ना, doctrine of estates. So these are the various tactics: subsidiary alliance, doctrine of lapse, doctrine of estates. तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि ब्रिटिश की कैसी नीति है यहाँ पर, दैट कॉल्ड द पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशंस. यहाँ पर वी कॉल इट द एनेक्सेशन पॉलिसीज. एनेक्सेशन पॉलिसीज, राइट, हड़प लो. सो वी कॉल इट हड़प नीति. बाय एनी मीन्स, बाय एनी वे, है ना. Subsidiary alliance, doctrine of lapse, doctrine of estates, है ना. So there is, we call it annexation policies. And then the third phase, P3. So in the phase 3, that is after the 1857, मतलब 1857 onwards, अब क्या करा ब्रिटिश ने, they adopted the subordinate isolation के बाद they started subordinate union. Subordinate union मतलब that is called association with Indians. Association with Indians. But who is the paramount? It is the paramount power is the paramount power, who is, no, they are part of British Empire.
paramount is the British Empire, the British Crown. So India is under the suzerainty of the British Crown, है ना. So this is the 3-phase policy. अब इसको ऐसे तैयार करें. The British colonialism, the policy is ring fence, subordinate isolation, subordinate union, the buffer states, peripheral state create करा, सेफ्टी वल्व, सील्ड, तो ये सारे लड़ाई यहाँ पढ़ेंगे आप. देन फेज 2 में सबऑर्डिनेट आइसोलेशन, माने किसी भी तरीके से आप इंडियन स्टेट्स में जितना चाहे उसको आप एक्वायर करो, एनेक्स करो, सब्सिडरी अलायंस लगाओ, डॉक्ट्रिन ऑफ एप्स लगाओ, डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेट्स लगाओ, देन करप्शंस लगाओ, मिसमैनेजमेंट लगाओ, है ना, करप्शंस के ग्राउंड पे, द मिसमैनेजमेंट पे ग्राउंड पे, और एनी मीन्स that is called साम दान दंड भेद जो भी लगे, try to bring as maximum territorial area under the British East India Company's rule. So this is the second phase. ये बहुत aggressive phase था. This was the most aggressive phase. This was the most aggressive phase. Okay, this is the most aggressive phase. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दिस फेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. यहाँ से आपका कोर ऑफ द मॉडर्न कोलोनियलिज्म कॉन्केस्ट को बात करेंगे, दिस इज द फेज 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब फेज 3, दिस इज द ऑल्सो इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड सबऑर्डिनेट यूनियन एसोसिएशन विद इंडियंस के बाद. तो एक आपका थ्योरेटिकल प्रेमाइस बनेगा. देन इसी पॉलिसी के सिक्वेंस में आप जब हम डिसाइड करेंगे तो एक हैंड में दैट इज कॉल्ड रिफॉर्म्स आएगा. हाउ द कॉन्केस्ट, हाउ द कॉन्केस्ट. सो कॉन्केस्ट का बेसिस क्या था? दे ब्रॉड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स. दे ब्रॉड हाउ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स. They brought structural reforms. So under this structural reforms, that first reform that is called land reforms. The first reform they brought that land reforms, और land reforms में सभी को पता है. Then after the land reforms, what will happen? Land reforms means जमींदारी, रियोटवारी, महलवारी, जमींदारी, रियोटवारी, महलवारी, and fourth was what? मालगुजारी. मालगुजारी, right? So जमींदारी, that is permanent settlement. Permanent settlement. Ryotwari, Mahalwari, and then Malgujari. So definitely the previously इस land reforms के पहले ऑनर कौन थे? It was the peasants, the cultivators, है ना. So before reforms, and post reform. Before reform and post reforms. So before reform, who were the owners? The owners of the land. So the peasants or the cultivators, they have occupancy right, they have cultivation rights. But now post reform, who were the owners? अलग अलग एरियाज में, और who is the owner? Like the zamindars, they become the owners. Like money lenders, they become the owners. Money lenders. So जमींदार्स become the owners, और जो peasants थे वो क्या बन गए? Tenants.
the peasants become the tenants, माने किराएदार हो गए, they are the tenants. So now the post reform ये system आया कि that earlier the peasants were the owners, now they become the tenants. Who is the owner? जमींदार, middleman, money lenders. And that's why ये जो peasants थे by default कहीं ना कहीं ग्रीवांस बढ़ते चला गया, and they started the peasant revolts. It started the peasant revolts. Okay, so peasant revolts के बारे में you must remember a list here कि कौन कौन से peasant revolt हुए, who were the leaders, क्या impact था. So in these areas after the reforms the peasants revolts were the consequences. दूसरा क्या हुआ, this land जो है, this is the impacts, we can call it the impacts. तो पहला impact होगा the peasant revolts and how the Britishers the एक hand में peasant revolt and उसके consequences ऐसे तैयार करेंगे. सेकेंड इम्पैक्ट क्या होगा, जो लैंड था इट वो कम द कमर्शियलाइज्ड, इट वाज द कमर्शियलाइज्ड, और लैंड क्या हो गया, इट बिकम्स ए सेलिएबल एंटिटी, ए सेलिएबल एंटिटी. एंड थर्ड मेजर प्रॉब्लम्स क्या गिव्स राइज टू एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म, एब्सेंटी landlordism. Okay, so after the reform इस तरह से some of the broad impacts we can find out. The first is the peasant revolts, consequences. Second, land become commercialized, sellable entity. Third, absentee landlordism, and many more other consequences are there. Social impact, cultural impact, many things happened, but these are the some noteworthy things held. And that's why there were widespread peasant revolts. एक sequence हमें पता चला. Now of definitely this was some sort of misdeeds. The reforms were some sort of misdeeds. So these reforms, because East India Company, it was a rent-seeking state. It was a police state. So definitely ये reform कैसे थे, the reforms were not welfare oriented, rather these were the exploitative in nature. So एक तरह से बोल सकते हैं कि it was a kind of misdeed. Now misdeed तो हो गया, reforms they brought in. Now how to handle that misdeed means the British know, that is called Britishers know how to legitimize illegitimate things, how to legitimize the illegitimate things, right? So that's why Britishers were sometimes tagged the most smart people ever on this earth. So Britishers knew how to legitimize the illegitimate things. So misdeed they did, लेकिन तरीके से. So इसके बाद what they brought, the second reforms they brought, that is called judicial reforms. Judicial reforms. So what were the judicial reform? Just to legitimize their misdeeds, कि courts के through, the judicial pronouncement के through, they will justify their actions. So they brought judicial reform. So under the judicial reforms, एक हैंड में and दूसरे हैंड में क्या करेंगे, that is called civil service reforms. Civil service reforms. So in one hand the judicial reform and civil service reform, but दोनों का objective क्या था? The objective was that that is called the Britishers
Britishers become at the core, है ना, द ब्रिटिशर्स बिकम एट द कोर। इसका क्या मतलब हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन में, ओवरऑल गवर्नेंस में ब्रिटिशर्स कोर पे चले आएंगे। जुडिशियल रिफॉर्म मतलब दे सेपरेटेड, दैट इज कॉल्ड सिविल कोड, क्रिमिनल कोड, they separated the courts for the trial of Indians and for the Britishers, the civil code, criminal code, different adjudication systems for the Indians and Europeans. So we call it that different adjudication system, different adjudication system for Europeans and Indians. This was one thing. So gradually the Britishers become at the core. Now under the civil service they brought, that is called Indian Civil Service. Indian Civil Service. Now governance, that higher echelons मतलब hierarchy, the higher echelons were captured by the members of the company. So in this way they brought the sort of structured bureaucracy. They accrued a sort of structured bureaucracy, ठीक है। सो ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में they brought some sort of structured bureaucracy. So judicial reforms, civil service reform. So Britishers become at the core. A civil code, criminal code, they find out, delineated out different adjudication system for the Europeans and Indians, or Indian civil service. Higher echelons were captured by the members of the company. So in this way, the second phase was that how to justify their illegitimate things. ये जब कैप्चर जब हो गया, so that's called judicial reform. Now civil service reform in hands. Then the third phase में they brought some educational reforms and even educational reforms. ठीक है? So under this educational reforms, that is called the management of the universities. Management of universities, ये important है. Second, that is called the primary system or Woods dispatch. Right? Woods dispatch को क्या बोलते हैं? It is called Magna Carta for educational reforms. Magna Carta for educational reforms. So what does it mean? कि that it simply refers to कि किस तरह से ब्रिटिश सरकार के अंडर एजुकेशनल सिस्टम का स्ट्रक्चर होगा, किस तरह से लोग पढ़ेंगे, सीखेंगे. So we call it the management of university, its dispatch, that is called Sadler commissions, है ना. Then there are the different commissions where comes here. So educational reforms. So in one hand इस educational reforms का ultimate objective क्या था? What was the objective? कि भाई साहब we brought the
land reforms, we brought judicial reform, we brought civil service reform. Now from where we get the manpowers? So that's why objective was that, okay, that is called एजुकेशन रिफॉर्म्स के थ्रू हमको मैन पावर क्रिएट करना है. मैन पावर. तो व्हाट वाज द नेचर ऑफ दैट मैन पावर? कि द मैन पावर जो क्रिएट होगा, लेटर एंड स्पिरिट में यदि बात करें तो लेटर का मतलब है कि दिखने में तो वो इंडियंस होगा, लेकिन उसके अंदर जो ब्लड है, स्पिरिट है, वो किसका होगा? ब्रिटिशर्स का होगा. ठीक. दे विल डिस्गाइज लाइक इंडियंस बट थिंक लाइक द ब्रिटिशर्स और द यूरोपियंस. सो दिस वाज द ऑब्जेक्टिव कि वो चलाएंगे कैसे. सो इस तरह से सोचते थे कि दैट द लेटर, सो दिस इज कॉल्ड ट्रिकल डाउन इफेक्ट्स. सो वी कॉल इट द ट्रिकल डाउन इफेक्ट्स. Trickle down effect through downward infiltration theory. Through downward infiltration. Downward infiltration theory. Right? The English speaking people, babus and clerks, they have to create it. That is called English speaking clerks and babus to create. So this was the ultimate objective of the educational reforms. ठीक है. So after these educational reforms, they last but not the least, they intervene in the cultural reforms. The cultural reforms. So this is the first last phase, the cultural reforms. So under this cultural reforms, they what brought like abolition of sati. Abolition of sati. The cultural reform, they brought like inheritance laws. Inheritance laws, right? We call it socio-cultural reform. Socio-cultural reform, that is abolition of sati, inheritance laws, that is called the ban on what? That is called the minor marriages, है ना? That is called ban on, that is we called infanticides. Child marriage. Infanticides, the let's say child marriage. तो इस तरह से जो भी जरूरत होगी उसको करेंगे. तो ये कल्चरल जो फेजेस है वो सोशियो कल्चरल रिफॉर्म लास्ट पेज में किया. ऑब्वियसली रिएक्शंस होता सोसाइटी में. ऑब्वियसली इंडियन सोसाइटी में क्या होगा? इंडियन सोसाइटी में इसका क्या होगा? ना रिएक्शन होगा. क्यों रिएक्शन होगा? एक हैंड में रिएक्शंस के रीजन्स की बात करेंगे तो वाई रिएक्शंस? बिकॉज सीडो साइंस. सेकेंड, थ्रेट ऑफ कल्चरल कोलोनियलिज्म. सीडो साइंस होगा. दूसरा क्या रीजन रहा होगा? थ्रेट ऑफ कल्चरल कोलोनियलिज्म. ठीक है. थ्रेट ऑफ कल्चरल कोलोनियलिज्म. कल्चरल कोलोनियलिज्म का मतलब कि एनेक्सेशन बाय द मिशनरीज. एनेक्सेशन थ्रू missionaries, Christian missionaries. तो एक हैंड में इंडियन सोसाइटी का रिएक्शंस आएगा. ऑब्वियसली ये रीजन्स रहे होंगे, सीडो साइंस,
है ना, दैट इज कॉल्ड द थ्रेट ऑफ कल्चरल कोलोनियलिज्म। और क्या रीजन हो सकते थे, दैट इज कॉल्ड lack of political unity, lack of political unity, दैट इज फोर्थ रीजन। क्या बोल सकते हैं हम लोग, सन ऑफ सॉइल थ्योरी, धरती पुत्र, सन ऑफ सॉइल थ्योरी, दैट इज धरती पुत्र। तो ऐसी ऐसी बातें होंगी, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। वी कैन कोरोबरेट इनटू दी सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स, बहुत सारे, बट समझने के लिए कि इस तरह से चीज़ें रही होंगी, सीडो साइंटिसिज्म, है ना, सोल, धरती पुत्र, ये सब थ्योरी। तो ऑब्वियसली जो रिएक्शंस है, वो रिएक्शंस का एक जो सबसे नोटवर्दी इम्पैक्ट है, नोटवर्दी इम्पैक्ट, वो नोटवर्दी इम्पैक्ट क्या है कि दैट इज कॉल्ड rise of what, sense of nationalism, rise of sense of nationalism। दूसरा इम्पैक्ट, मिडिल क्लास एजुकेटेड इंटेलिजेंसिया, नॉट मिडिल क्लास, एजुकेटेड इंटेलिजेंसिया, एजुकेटेड इंटेलिजेंसिया। जो एजुकेटेड इंटेलिजेंसिया है, दे रीड, लर्न एंड एक्सप्लोर देयर कल्चरल पास्ट, है ना, दे रीड, लर्नड प्लस एक्सप्लोर्ड our cultural past. So we knew about our the glory in the past. So this brought the self confidence, आत्मशक्ति, सेल्फ कॉन्फिडेंस, एंड यहाँ से डेवलप होता है मास्टर मोरालिटी, डेवलप द मास्टर मोरालिटी। सो दैट्स वाई कहीं ना कहीं राइज ऑफ सेंस ऑफ नेशनलिज्म, एजुकेटेड इंटेलिजेंसिया, सो ये सारी चीज़ें हुई, एंड एक उसका जो इम्पैक्ट है दैट इज कॉल्ड इंडियन रिनाशा, इंडियन रिनाशा, भारत का पुनर्जागरण, राजा राममोहन रॉय। दूसरा, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, है ना, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। तो इसको 3 फेज में हम लोग डिवाइड करके पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड, पहला है रिफॉर्मिस्ट, राजा राममोहन रॉय एंड ब्रह्म समाज मूवमेंट, देन रिवाइवलिस्ट, मूल शंकर, आर्य समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती, एंड कुछ स्टेटस कोइस्ट एज इट इज, अपने कल्चरल वैल्यूज के साथ रहेंगे। सो राइज ऑफ सेंस ऑफ नेशनलिज्म, एजुकेटेड इंटेलिजेंसिया, वो आगे चल के इंडियन रिनाशा, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, एंड साथ ही साथ और भी आगे चल के बात करेंगे जो लीडरशिप, माने जर्मिनेशन ऑफ द नेशनल मूवमेंट। थर्ड जो होगा दैट इज कॉल्ड जर्मिनेशन ऑफ नेशनल मूवमेंट, दैट इज जर्मिनेशन ऑफ नेशनल मूवमेंट। ओके, सो जर्मिनेशन ऑफ नेशनल मूवमेंट। तो इस तरह से वी विल सी। Now after the germination of national movement, फिर उसको पकड़ेंगे, and then that is called, एक हैंड में इंडियन नेशनलिज्म,
and on the another hand the what British colonialism. British colonialism. सो इन दोनों के बीच में इंटरप्ले है. सो इंडियन नेशनलिज्म एंड बिफोर 1885 एंड पोस्ट 1885. सो सोसाइटी में क्या क्या चेंजेस हुए 1885 के पहले और 1885 के बाद. सो 1885 के पहले क्या था, दैट इज कॉल्ड लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. lack of organizational structure at all India level. ठीक है, lack of organizational structure at all India level ये मिसिंग था. सो दैट्स वाई जो भी एफर्ट्स थे, सो एफर्ट्स, ठीक है, एफर्ट्स वेर limited, efforts were limited but and less substantive. efforts कैसे थे, limited थे, impacts limited थे and less substantive. ठीक है, सो efforts कैसे होंगे, limited होंगे, less substantive होगा, but what are the positive impacts? Positive impact was the what kept the spirit of kept the spirit of ये कौन बोल सकते हैं, टोन ऑफ द स्पिरिट ऑफ, बोल सकते हैं टोन अप द स्पिरिट ऑफ, टोन अप द स्पिरिट ऑफ nationalism. Okay, so this is the pre 1885 tone of the spirit of nationalism. So यहाँ पर the contribution by pre-INC organization, pre-INC organizations. ठीक है, so इसको आप बढ़िया से लिस्ट बनाओगे. The contributions by the pre-INC organization, this is a very important topic. So बंगाल में, बॉम्बे में कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस एक्टिव थे, कौन कौन से लीडर्स थे, मद्रास में कौन कौन से लीडर एक्टिव थे, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस BBM कुछ और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस थे लाइक ओवरसीज ऑर्गेनाइजेशंस लाइक इन बर्लिन कौन से एक्टिव थे, लाइक इन फ्रांस कोई एक्टिव थे, लाइक इन अमेरिका. ठीक है, सो दीज वेर सम ऑफ द केस स्टडीज जो इसको आपको यहाँ पर रट्टा मारना है ना. सो ये लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बिफोर 1885 एंड पोस्ट 1885, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के साथ, दैट इज कॉल्ड INC फेज. तो INC फेज में भी किस तरह से बनने के बाद रिफॉर्म्स एंड स्ट्रक्चरली किस तरह से ग्रो हुआ, दैट इज कॉल्ड एक्सट्रीमिस्ट, दैट इज द मॉडरेट, एक्सट्रीमिस्ट, revolutionaries, Gandhian and Nehruvian. So these are the things: moderate, extremist, revolutionaries, Gandhian and the Nehruvian phase. So moderates 1885 to 1905. What is the important things? That is called Swadeshi movement.
स्वदेशी मूवमेंट, पार्टीशन ऑफ बंगाल, राइट, पार्टीशन ऑफ बंगाल. तो स्वदेशी मूवमेंट, causes, effects, this is the most important. Extremist phase come, then extremist phase आया, so that is called 1905 to 1911. What are the tools, techniques, what are the impacts? Then come to the revolutionaries. The revolutionaries were most important, that is called अनुशीलन समिति, युगांतर समिति, ये सारी चीज़ें. इंडिविजुअल हीरोइज्म इसको बोलते हैं अपन लोग. इस पेज में सबसे इंपॉर्टेंट क्या हुआ, दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल हीरोइज्म. ठीक है. सो मॉडरेट्स का टेक्निक्स क्या था, प्रेयर, पिटिशन, प्रोटेस्ट. एंड एक्सट्रीमिस्ट का क्या था, पैसिव रेसिस्टेंस. तो यदि टेक्निक्स की बात करते हैं अपन लोग, दैट इज कॉल्ड टेक्निक्स वाइज क्या क्या इंप्रूवमेंट हुआ. टेक्निक्स की बात करें, सो मॉडरेट फेज में दैट इज कॉल्ड ट्रिपल पी, प्रेयर, पिटिशन, प्रोटेस्ट. एक्सट्रीमिस्ट फेज में क्या आ गया, पैसिव रेसिस्टेंस, पैसिव रेसिस्टेंस है ना, मास बेस. एंड देन रिवॉल्यूशनरी फेज में क्या आ गया, इंडिविजुअल हीरोइज्म, individual heroism. Then come to the Gandhian phase. So Gandhian phase में what was the techniques, the Gandhian phase, that is called satyagrah, satyagrah. Then Nehruvian technique या नेहरूवियन एरा में आते आते क्या हो गया, पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज. इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि दैट पोस्ट 1885 जो अंडर द INC हाउ द मूवमेंट टोन्ड अप. सो मॉडरेट, एक्सट्रीमिस्ट, रिवॉल्यूशनरीज, गांधीयन, नेहरूवियन फेस. एंड इन सब को बड़े आराम से पढ़ना है. दैट इज 1905 वन लिंक पॉइंट, दैट इज स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी. स्वदेशी मूवमेंट के बाद द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. नेक्स्ट इज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. नेक्स्ट इज दैट इज क्विट इंडिया मूवमेंट. सो इस पॉइंट तक आते आते दैट इज कॉल्ड क्विट इंडिया मूवमेंट तक हम लोग क्या देखते हैं, दिस इज कॉल्ड ग्राफ ऑफ व्हाट, नेशनलिज्म. कि मान लेते हैं कॉलोनियलिज्म की शुरुआत होती है और यहाँ से नेशनलिज्म की शुरुआत होती है. तो एक पॉइंट पे आके दिस इज योर नेशनलिज्म, एंड इस पॉइंट के बाद कॉलोनियलिज्म डिक्लाइन होगा, नेशनलिज्म राइज कर जाएगा. So this is the point, this is your colonialism. This is your nationalism. This is the main point, we can call Gandhi-Irwin Pact, और इसको लिख सकते हैं अपन लोग CDM. एंड CDM के बाद this is the what, the colonialism, and this is the nationalism. और ये फिर आगे चल के दो पार्ट में बढ़ जाएगा. एक हो जाएगा फ्रीडम एंड सेकेंड पार्टीशन. पार्टीशन, फ्रीडम एंड पार्टीशन. पार्टीशन मतलब कम्युनलिज्म, राइट. तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि दैट हमारा मॉडर्न किस तरह से हमें पढ़ना है. उसके बाद हर एक जितने भी लिंक पॉइंट्स हैं उसको एक एक करके उसके कॉजेज, कॉन्सिक्वेंसेस, इम्पैक्ट्स एंड व्हाट आर द लीडरशिप एंड व्हाट आर द ब्रिटिश टेक्टिक्स, ये सब करते हुए आराम से पढ़ेंगे. सो दैट इज़ यहाँ तक आपका मेन मॉडर्न का कंटेंट है. देन आफ्टर दिस
जो मिसलेनियस एरियाज है उसको उसमें क्या पढ़ेंगे, तो मिसलेनियस एरियाज में मिसलेनियस, तो सबसे पहला पॉइंट कि इसमें जो अपेंडिक्स दिया हुआ है स्पेक्ट्रम की किताब में, तो उस अपेंडिक्स इज इम्पॉर्टेंट। वहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा इससे। तो अपेंडिक्स से पहला जो यूनिट है वो आप क्या करेंगे, आईएनसी सेशंस। दूसरा, जितने भी मूवमेंट्स दिया हुआ है, तो मूवमेंट्स का अलग से इंडेक्स बनाया हुआ है, अपेंडिक्स बनाया हुआ है। तो लाइक कि उस समय उसमें लीडरशिप का नाम दिया हुआ होगा, कौन कौन से लीडर्स थे, तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स को वहाँ से पढ़ना है, व्हाट देयर रोल्स। तो सेकंड इज आईएनसी सेशन, देन मूवमेंट्स वाला। थर्ड जो है दैट इज कॉल्ड कास्ट मूवमेंट। कास्ट मूवमेंट इस यूनिट को तैयार करेंगे, ये सब मतलब याद करना है। देन आपके पास वहाँ पर सिविल सर्विस रिफॉर्म्स अलग से दिया होगा, सिविल सर्विस रिफॉर्म्स। देन एक देर इज कॉल्ड इकोनॉमिक एनालिसिस, मतलब ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, जैसे दादा भाई नौरोजी, आरसी दत्त, इन का थ्योरी। देन लास्ट में जो न्यूज़पेपर्स का एक चैप्टर होगा, इसको याद करना है। एक उसके साथ साथ और होगा न्यूज़पेपर के साथ, दैट इज दी व्हाट, जितने भी कास्ट होके सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, ये सब आपके इंडेक्स में दिया होगा, लास्ट के अपेंडिक्स में दिया होगा। सो आईएनसी सेशंस इंपॉर्टेंट है, मूवमेंट याद रखना है। लीडरशिप स्पेसिफिकली वहाँ दिया हुआ है, इससे क्वेश्चन पूछेगा। कास्ट मूवमेंट है, देन देर इज कॉल्ड सिविल सर्विस रिफॉर्म्स है, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी है, देन देर इज कॉल्ड दी न्यूज़पेपर्स है, दैट इज कॉल्ड प्रेस रिफॉर्म्स। ये सारे चैप्टर्स दिए होंगे। एजुकेशनल रिफॉर्म दिया होगा साथ में, उसको याद करना है, रट्टा मारना है। एंड दैट सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट तो ऑलवेज इंपॉर्टेंट रहता ही है। तो इस तरह से आपका मॉडर्न तैयार करना है। दिस इज द स्ट्रक्चर यू शुड कीप इन द माइंड। सो मॉडर्न इंडिया है ना, दिस शुड बी योर अप्रोच। और इसके लिए दो किताब पे रिलाई करो। एक स्टार्टिंग में जो स्पेक्ट्रम की बुक दिए हुए हैं वो तो है ही, और जो क्रॉनिकल की किताब है, तो अपेंडिक्स वगैरह जो है वो क्रॉनिकल से नहीं, स्पेक्ट्रम से याद करोगे। अपेंडिक्स शुरू के जो चैप्टर्स हैं, लाइक ये जो लेटर मुगल्स हैं, द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस का थ्योरीज हैं, ये सारे यूनिट 1 यूनिट 2 में जो हमने बताया, ये आप स्टार्टिंग में इस किताब से पढ़ लो, क्रॉनिकल से, यूनिट 1 यूनिट 2, ठीक है। प्लस कुछ कुछ उसमें जैसे ट्रेड यूनियन मूवमेंट्स है, ये सारे अच्छा से दिया हुआ है, ट्रेड यूनियंस है। तो एक बार इस बुकलेट को जो दिया हुआ है उसको आप ठीक से पढ़ जाओ कि आपका एक वैल्यू प्रीमाइस समझ में आ जाएगा। एंड देन गो टू द स्पेक्ट्रम, और स्पेक्ट्रम इसके बाद फिर इजी लगेगा ऐसा नहीं है, बट स्पेक्ट्रम पे थोड़ी कमांड करनी है ना। स्पेक्ट्रम को बार बार पढ़ोगे, स्पेक्ट्रम से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। एंड इस मॉडर्न का मतलब ही स्पेक्ट्रम ही होता है, बट दिस बुकलेट एक्चुअली हेल्प यू टू रीड योर स्पेक्ट्रम टेक्स्ट बुक।